आज मैं लेकर आया हूं ये फाइन पाउडर जिसको हम टोनर कहते हैं और ये लेजर प्रिंटर्स में यूज होता है। और इसके साथ साथ यहां पर ये कुकिंग ऑयल है और ये एक बीकर है और इसके साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इनको यूज करते हुए आज हम बनाएंगे फेरोफ्लूइड्स और फेरोफ्लूइड्स को बनाने के बाद ही समझेंगे 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल नंबर 10.9 फेरोफ्लूइड्स। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो आर्टिकल पढ़ना है फेरोफ्लूइड्स, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। फेरोफ्लूइड्स को समझने से पहले हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर मेरे हाथ में ये आयरन नेल है, अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेट लेकर आता हूं तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है। यहां पर देखिएगा ये खुद से अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट के साथ। अब यहां पर ये जो आयरन नेल है जब ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है तो ये इटसेल्फ भी मैग्नेटाइज हो चुका है। इसको चेक करने के लिए यहां पर मेरे पास एक और नेल है, मैं इस नेल को इसके करीब लेकर आता हूं तो अभी यहां पर ऑब्जर्व कीजिए ये भी इसके साथ यहां पे अटैच हो चुका है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो नेल था ये मैग्नेटाइज हो चुका है जिसकी वजह से ये वाला नेल भी इसके साथ अटैच हो चुका है। अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा यहां पर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूं लेकिन इसके बावजूद भी ये नेल गिर नहीं रहा ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये जो आयरन है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और यहां पर ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो इसका मतलब कि मैग्नेटाइजिंग मटेरियल या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको जब मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आया जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि या तो वो रिपल्शन शो करते हैं या अट्रैक्शन शो करते हैं। यहां तक आपको समझ आ चुका है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्चुअली होते क्या है। अब ये जो आर्टिकल नंबर 10.9 है फेरोफ्लूइड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वर्ड फेरोफ्लूइड है इसका मीनिंग क्या है, यानी कि ये जो वर्ड फेरोफ्लूइड है इसका मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, फ्लूइड के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स और उसमें हमने फ्लूइड्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है। लेकिन अब हमने समझना ये है व्हाट इज मेंट बाय फेरो। ये जो वर्ड फेरो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड फेरम से निकला है जिसका मीनिंग है आयरन। अगर यहां पर हम मीनिंग के रिस्पेक्ट से देखें तो ये आयरन फ्लूइड एक वर्ड बन जाता है। तो यहां से फिर कुछ ना कुछ मालूम होता है कि इसमें आयरन के कुछ पार्टिकल्स होंगे, यानी ऐसा फ्लूइड जिसमें आयरन के कुछ पार्टिकल्स हैं, लेकिन डायरेक्टली आयरन के पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि इसमें आयरन बेस्ड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मैग्नेटाइट्स। और मैग्नेटाइट्स किस में आते हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, आयरन ऑक्साइड्स में आते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा फ्लूइड है जिसमें आयरन ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि ये आयरन ऑक्साइड और किसी और सब्सटेंस जैसे कि ऑयल या वाटर का सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर आपने याद रखना है फेरोफ्लूइड इज नॉट सॉल्यूशन। फेरोफ्लूइड इज नॉट सॉल्यूशन, फेरोफ्लूइड सॉल्यूशन नहीं है। इस बात पर अभी से क्रॉस लगा दीजिए। फेरोफ्लूइड जब सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? तो ये है बेसिकली सस्पेंशन। फेरोफ्लूइड इज बेसिकली सस्पेंशन। यहां पर ये टोनर है जिसको हम लेजर प्रिंटर में यूज करते हैं। अब इसमें बेसिकली आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं और इन आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स को हम इस कुकिंग ऑयल में मिक्स करके एक ऐसा सस्पेंशन प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि फेरोफ्लूइड कहलाएगा। ये जो सस्पेंशन प्रिपेयर होगा ये किस तरीके का सस्पेंशन होगा? ये बेसिकली कोलाइडल सस्पेंशन होगा। कैसा सस्पेंशन होगा? कोलाइडल सस्पेंशन होगा। तो यहां से फिर हम ये कह सकते हैं कि फेरोफ्लूइड इज बेसिकली अ कोलाइडल सस्पेंशन
ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स, क्योंकि टोनर में मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। इसमें कौन से मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं? आयरन ऑक्साइड के मैग्नेटिक पार्टिकल्स। यानी फेरोफ्लूइड इज बेसिकली कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स सच एज आयरन ऑक्साइड्स इन अ कैरियर लिक्विड सच एज ऑयल और वाटर। यानी कोई भी कैरियर लिक्विड हो सकता है। यहां पर हम विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए ऑयल को यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस टोनर और इस ऑयल को यूज करते हुए फेरोफ्लूइड बनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हमने फेरोफ्लूइड्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन और इसकी कंपोजिशन वगैरह लिखनी है। अब यहां से फिर एक पॉइंट तो हमें मालूम हो रहा है कि जो फेरोफ्लूइड्स हैं इनके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि ये जो सस्पेंशन है इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर फिर जो फेरोफ्लूइड्स हैं इनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर्स होते हैं, और क्योंकि फ्लूइड हैं तो इनके कुछ ना कुछ फ्लूइड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। तो आपकी बुक में सबसे पहली लाइन यही लिखी गई है, फेरोफ्लूइड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल दैट शोज बोथ लिक्विड एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इसमें क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं इस वजह से इसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, और क्योंकि इटसेल्फ ये एक फ्लूइड है तो यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड्स वाले भी होंगे। इट्स बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रॉम फ्लूइड डायनामिक्स एंड मैग्नेटिज्म। यानी इसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम मैग्नेटिज्म और फ्लूइड डायनामिक्स दोनों के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। अब हमने फेरोफ्लूइड्स की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। तो कंपोजिशन में सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज बेसिकली अ कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स इन अ कैरियर लिक्विड सच एज ऑयल और वाटर। दिस इज कैरियर लिक्विड जो कि ऑयल है, या फिर इसकी जगह पे वाटर भी हो सकता है। अब बहुत से बच्चों के ज़हन में आ रहा होगा कि सर आपने तो कोलाइडल सस्पेंशन का मीनिंग ही नहीं बताया कि कोलाइडल सस्पेंशन कैसा सस्पेंशन होता है। ये आपने ऑलरेडी मैट्रिक में भी पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में, और इसके साथ साथ आपने अभी भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। लेकिन यहां पर मैं भी आपको थोड़ा सा कोलाइडल सस्पेंशन के बारे में बता देता हूं कि फिजिक्स में हमें इसको कैसे समझना चाहिए। देखो बच्चों, आपने सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ रखा है ऑलरेडी, और सॉल्यूशन के बारे में बहुत से बच्चे जानते होंगे, जैसे कि साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। अगर हम थोड़ा सा साल्ट लेके वाटर में मिक्स कर दें तो वो साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब साल्ट और वाटर की सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपको साल्ट सेपरेटली नजर नहीं आता, और ऐसा नहीं होता कि मिक्स होने के बाद आपको साल्ट नीचे सेटल डाउन होया हुआ नजर आए, ऐसा नहीं होता। लेकिन सॉल्यूशन एक डिफरेंट थिंग है, सस्पेंशन इज अ डिफरेंट थिंग, सॉल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पर ये जो फेरोफ्लूइड है ये सॉल्यूशन नहीं है बल्कि एक कोलाइडल सस्पेंशन है। कोलाइडल सस्पेंशन बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस के टाइनी पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में इवनली स्प्रेड हुए होते हैं। यानी बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में क्या हुए होते हैं? इवनली स्प्रेड हुए होते हैं। अब कोलाइडल सस्पेंशन के केस में भी मिक्सचर के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि मिक्सचर की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लुक होती है। तो कोलाइडल सस्पेंशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, बल्कि इसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, और यहां पर ये जो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल्स, ये सेटल डाउन नहीं होते और मिक्सचर की एक यूनिफॉर्म लुक होती है। और इसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसमें मिक्स नहीं होते, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है बल्कि सस्पेंशन है। अगर ये पार्टिकल्स मिक्स हो जाते तो फिर हम सॉल्यूशन कह सकते थे, लेकिन यहां पर पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इट इज अ कोलाइडल सस्पेंशन, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहां पर फिर हम नेक्स्ट कंपोजिशन की हेडिंग लगा देते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फेरोफ्लूइड में सबसे पहले क्या लिखा है? फेरोफ्लूइड इज बेसिकली अ कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स इन अ कैरियर फ्लूइड सच एज ऑयल और वाटर। यानी ये क्या होता है? कोलाइडल सस्पेंशन होता है मैग्नेटिक पार्टिकल्स का किसी भी कैरियर फ्लूइड में, जैसे कि ऑयल या फिर वाटर है। द मैग्नेटिक पार्टिकल्स यूज्ड आर जनरली आयरन ऑक्साइड, यानी ज्यादातर जो पार्टिकल्स यूज होते हैं वो आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, विच आर ग्राउंड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, यूजुअली अराउंड 10 नैनोमीटर। यानी इनको ग्राउंड करके इतना स्मॉल कर दिया जाता है कि इनका साइज जस्ट 10 नैनोमीटर होता है। तो यहां पर ये जो 10 नैनोमीटर साइज वाले पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली इस कैरियर फ्लूइड में या फिर कैरियर लिक्विड में मिक्स हुए होते हैं, और यहां से क्या बनता है? कोलाइडल सस्पेंशन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फेरोफ्लूइड्स। ये जो आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब कि जब हम आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स के करीब मैग्नेट लेकर जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जब मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे तो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर वो पार्टिकल्स काफी हैवी हो जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन हमने तो कहा कि फेरोफ्लूइड बेसिकली क्या है? कोलाइडल सस्पेंशन है।
तो इनको आपस में स्टिक होने से बचाने के लिए हम सरफेक्टेंट को यूज करते हैं। क्या करते हैं? सरफेक्टेंट कोटिंग करते हैं। ईच मैग्नेटिक पार्टिकल इज कोटेड विद सरफेक्टेंट। हर मैग्नेटिक पार्टिकल को सरफेक्टेंट के साथ कोट किया जाता है। अब ये जो सरफेक्टेंट है इसमें ओलिक एसिड भी आ सकता है, डिटर्जेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर फैटी एसिड्स वगैरह भी हो सकते हैं। यानी इनकी प्रॉपर कोटिंग की जाती है ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक न हो, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए तो उस केस में पार्टिकल्स काफी हैवी हो जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और उस केस में सस्पेंशन फिर प्रॉपर्ली नहीं रहेगा। तो यहां पर मिक्सचर की यूनिफॉर्म लुक को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? सरफेक्टेंट से तमाम मैग्नेटिक पार्टिकल्स को कोट किया जाता है, विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है? ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के जो लास्ट वाले लेक्चर्स थे उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सरफेस टेंशन का क्या मीनिंग है, बट यहां पर भी हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक बीकर लूं और इसमें वाटर ऐड करता जाऊं, वाटर डालता जाऊं, तो यहां पर आखिर में क्या होगा कि वाटर ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ओवरफ्लो होने से पहले यहां पर इस तरीके से जो वाटर की सरफेस है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाएगी, इस तरीके से ओवरफ्लो होने से पहले। हालांकि यहां पर वाटर को ओवरफ्लो कर जाना चाहिए था, लेकिन ओवरफ्लो नहीं करता। इसकी वजह क्या है कि यहां पर नीचे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस वाले वाटर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करती है। और यही जो इलास्टिक शीट वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स में ऑलरेडी मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में प्रैक्टिकली बताया हुआ है। वहां पर मैंने आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाया था। वाटर की सरफेस पर हमने एक नीडल प्लेस की थी। हालांकि नीडल को वहां पे डूब जाना चाहिए, यानी कि सिंक कर जाना चाहिए, लेकिन नीडल सिंक नहीं कर रही थी ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि जो वाटर की सरफेस थी वो एक इलास्टिक शीट की तरह बिहेव कर रही थी। और इसी सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि जो यहां पर इनवर्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी वाटर के ड्रॉपलेट में जो इनवर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो बाहर वाली लेयर है वो एक इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करती है, और यही जो इलास्टिक शीट वाली प्रॉपर्टी है इट इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो यहां पर हमने इसी बात को लिखा है। अगर आप सरफेस टेंशन के बारे में मजीद समझना चाहते हैं तो मैं उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट के जरिए सरफेस टेंशन के बारे में समझाया हुआ है। तो यहां पर बच्चों जो हम सरफेक्टेंट की कोटिंग करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स पर, बेसिकली सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है और इसके साथ साथ प्रिवेंट करती है कि जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में स्टिक न हो, क्योंकि पार्टिकल्स अगर आपस में स्टिक हो गए तो वहां पर पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन हमने उनको सेटल डाउन नहीं करवाना। द विस्कोसिटी ऑफ द कैरियर लिक्विड, द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज and the continuous random motion of the particles together prevent them from settling at the bottom। यहां पर पहले तो हमने क्या किया कि सरफेक्टेंट की कोटिंग के बारे में पढ़ा कि उनके ऊपर सरफेक्टेंट की कोटिंग कर दी जाती है ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। लेकिन इस केस में क्योंकि कैरियर लिक्विड थोड़ा विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, और इसके साथ साथ पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो जस्ट 10 नैनोमीटर का साइज होता है, यानी इस साइज के राउंड अबाउट पार्टिकल्स का साइज होता है। तो इस केस में पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। जब लिक्विड की विस्कोसिटी भी होगी और पार्टिकल्स का साइज भी स्मॉल होगा और पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो इस केस में वो सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि एक प्रॉपर कोलाइडल मिक्सचर, कोलाइडल सस्पेंशन फॉर्म होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि फेरोफ्लूइड्स की बेसिक कंपोजिशन किस तरीके से होती है। अब हम पढ़ते हैं कि जब फेरोफ्लूइड्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस वक्त उनका कैसा बिहेवियर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बगैर फेरोफ्लूइड्स का कैसा बिहेवियर होता है। बिहेवियर ऑफ फेरोफ्लूइड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो उस केस में फेरोफ्लूइड्स का बिहेवियर किस तरीके का होगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ फेरोफ्लूइड बिहेव्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल लिक्विड, यानी यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ये एक प्रॉपर फेरोफ्लूइड है। इसको आप देख सकते हैं कि ये एज ए फ्लूइड बिहेव कर रहा है। यहां पर आप देखिए ये प्रॉपरली एज ए फ्लूइड बिहेव कर रहा है। अगर आप शेक करेंगे तो यहां से आपको फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज ही देखने को मिलेंगी। लेकिन बिहेवियर ऑफ फेरोफ्लूइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज द पार्टिकल्स बिकम टेम्पोरेरीली मैग्नेटाइज्ड, यानी अगर हम मैग्नेट को करीब लेकर आएंगे तो पार्टिकल्स टेम्पोरेरीली यहां पर मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और इसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यह है वो स्ट्रक्चर जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के केस में फेरोफ्लूइड्स में देखने को मिलता है। causing the ferrofluid itself to act like a magnet, यानी इस केस में फेरोफ्लूइड इटसेल्फ मैग्नेट के तौर पर बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि हमने कहा था कि जब किसी मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी एज ए मैग्नेट
बिहेव करेगा। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन द पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्फ इनटू इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जिस तरीके का अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है which makes the ferrofluid behave more like a solid। यानी इस केस में हमें फेरोफ्लूइड्स सॉलिड्स की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। और आपने प्रॉपर्ली देख लिया कि किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है। इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द मैग्नेट। अब जब हम मैग्नेट को रिमूव कर देंगे तो उस केस में पार्टिकल्स मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, क्योंकि हमने यही कहा था कि मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं। जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो अगेन से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएंगे, लूज कर देंगे अपनी मैग्नेटिज्म को। एंड द फेरोफ्लूइड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और फेरोफ्लूइड अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने मैग्नेट को बीकर के नीचे से हटा दिया है, तो यहां पर फेरोफ्लूइड अपनी ओरिजिनल लिक्विड स्टेट में वापस आ चुका है। पहले पार्टिकल्स मैग्नेटाइज थे, लेकिन अब पार्टिकल्स मैग्नेटिज्म को लूज कर चुके हैं और ये वाला फेरोफ्लूइड अपनी ओरिजिनल लिक्विड स्टेट में वापस आ चुका है। यहां तक आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब फेरोफ्लूइड्स को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आया जाता है तो उस केस में फॉर्मेशन ऑफ स्पाइक्स, यानी कि स्पाइक्स बनते हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो स्पाइक्स बनते हैं ये किस वजह से दिखाई देते हैं, यहां पर देखिए इस डायग्राम में आपको प्रॉपर्ली स्पाइक नजर आ रही है। ये एक ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर फेरोफ्लूइड प्रेजेंट है और इसके नीचे हमने एक स्ट्रांग मैग्नेट प्लेस कर रखा है, तो यहां पर आपको स्पाइक्स की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। आपकी बुक में भी ये लिखा गया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइक्स इन फेरोफ्लूइड्स अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्सेस, सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी। यहां पर देखिए कौन कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी प्रेजेंट है और इसके साथ साथ यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी प्रेजेंट है। और क्योंकि फ्लूइड है तो फ्लूइड के केस में सरफेस टेंशन का कंसेप्ट भी आ जाता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सरफेस टेंशन इसको डाउनवर्ड पुल करती हैं। अब जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो उस केस में यहां पर हमें स्पाइक्स फॉर्म होती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली एक्ट कर रही है वो फेरोफ्लूइड में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पर एक्ट कर रही है और वो अलोंग दी लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलोंग एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से अपवर्ड स्पाइक्स बनती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हमने यही बात देखी है कि मैग्नेटिक फोर्सेस, सरफेस टेंशन और ग्रेविटी की इंटरेक्शन की वजह से आपको स्पाइक्स का पैटर्न देखने को मिलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चेन लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। देखो क्योंकि यहां पर फेरोफ्लूइड में काफी सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं और वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो वो तमाम मैग्नेटिक पार्टिकल्स मैग्नेटाइज हो जाएंगे और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहां पर ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है। ये एक स्ट्रांग मैग्नेट है, इसके नीचे एक नेल अटैच कर रखा है, आयरन नेल, इसके नीचे एक और आयरन नेल है, इसके नीचे एक और आयरन नेल है, इसके नीचे एक पेपर क्लिप है और उसके नीचे एक और पेपर क्लिप है। यानी एक प्रॉपर चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से जब यहां पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फेरोफ्लूइड्स में तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो भी एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं यहां से मैग्नेट को रिमूव करता जाऊंगा तो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर यहां से खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं मैग्नेट को यहां से रिमूव करता हूं। अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अभी देखिएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अभी मैं इस मैग्नेट को थोड़ा दूर लेकर जाऊंगा तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि सारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो अभी मैं इस मैग्नेट को थोड़ा दूर लेकर जा रहा हूं, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कि ये सारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो सिमिलरली यहां पर भी इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई चेन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम फेरोफ्लूइड्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस केस में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किस वजह से होता है? इन फोर्सेस की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स, सरफेस टेंशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। देखो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड पुल करती है उस फ्लूइड में पार्टिकल्स को और इसके साथ साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, और क्योंकि फ्लूइड है तो इस केस में सरफेस टेंशन भी होगी, उसका इफेक्ट भी नीचे की तरफ होता है। दीज चेन्स अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब ये जो चेन्स फॉर्म होती हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स की, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अलाइन होती हैं। देखो किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं जिनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अलाइन हो जाते हैं।
एंड इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जब फेरोफ्लूइड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस केस में जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि तमाम पार्टिकल्स पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, जैसे कि ग्रेविटी की फोर्स है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स है। तो इस केस में विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, काजिंग इट टू बिहेव लाइक ए सॉलिड। जब विस्कोसिटी इंक्रीज करती है तो उस केस में ये लाइक ए सॉलिड बिहेव करता है। देखो यहां पर आपको जो प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर ये सजेस्ट करता है कि इस वक्त ये एज ए सॉलिड बिहेव कर रहा है फेरोफ्लूइड। These bulges are known as spikes। ये जो आपको bulges दिखाई पड़ रही है, these are spikes। Spikes appear at locations where magnetic forces overcome the other forces। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि spikes ऐसी लोकेशंस पर फॉर्म होती हैं जब मैग्नेटिक फोर्स ओवरकम कर जाती है बाकी तमाम फोर्सेस को। क्योंकि देखो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, जब ये मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो उसी केस में ये स्पाइक्स देखने को मिलती हैं। यहां पर आपने एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये आपको नजर नहीं आते बल्कि नैनो स्केल पर फॉर्म होते हैं। तो इनका जो रिजल्ट है, यानी कि जो स्पाइक्स फॉर्म होती हैं वो आपको फेरोफ्लूइड्स में प्रॉपर्ली दिखाई देती हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली काज है और ये जो स्पाइक्स है ये इफेक्ट है। यानी पहले चेन लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर बने जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई, फ्लूइड की सरफेस फ्लैट नहीं रह सकी, तो उस केस में आपको इस किस्म के स्पाइक्स देखने को मिले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि स्पाइक्स फेरोफ्लूइड्स में किस तरीके से फॉर्म होते हैं जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। यहां पर स्पाइक्स की फॉर्मेशन को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। अभी जो हमने देखा है कि अगर फेरोफ्लूइड्स के करीब हम एक मैग्नेट प्लेस करते हैं तो उस केस में इस तरीके की स्पाइक्स फॉर्म होती हैं। तो इन्हीं स्पाइक्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को समझने जा रहे हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको एक जगह पर लिख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहला मटेरियल है लेजर प्रिंटेड टोनर। तो यहां पर ये लेजर प्रिंटेड टोनर है जिसको हम यूज करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है कुकिंग ऑयल। तो यहां पर ये कुकिंग ऑयल है जिसको हम यूज करेंगे। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब है और ऑलरेडी हमने इस कुकिंग ऑयल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल रखा है। इसके साथ साथ एक ग्लास बॉटल है। ग्लास बॉटल की जगह पे हम इस बीकर को यूज करेंगे ताकि हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकें कि फेरोफ्लूइड्स मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल स्टिक। तो आपको यहाँ पे एक स्मॉल स्टिक भी इस बीकर में दिखाई पड़ रही है, इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेट। तो इस तरह के मैग्नेट को यूज करते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लगाई है प्रोसीजर, यानी किस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला स्टेप है ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लेजर प्रिंटेड टोनर इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर इस लेजर प्रिंटेड टोनर को हम इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। क्या लिखा गया? स्मॉल अमाउंट ऐड करनी है। तो चलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ लेजर प्रिंटेड टोनर हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहां पर इस स्पून को यूज करते हुए मैं कुछ लेजर प्रिंटेड टोनर इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करने वाला हूं। तो लेजर प्रिंटेड टोनर को इस टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। यहां पर एक और स्पून भी ऐड कर देते हैं, इसको इस तरीके से इसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेजर प्रिंटेड टोनर कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 40% आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। यानी जो लेजर प्रिंटेड टोनर है इसमें 40% आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पोर सम कुकिंग ऑयल इनटू द टेस्ट ट्यूब। तो चलिए इस कुकिंग ऑयल को यहां पर इसमें ऐड कर देते हैं। यहां पर कुकिंग ऑयल को इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया है। एंड मिक्स थारोली यूजिंग द स्टिक टू प्रिपेयर द फेरोफ्लूइड। और इसको थारोली स्टिक को यूज करते हुए मिक्स कर दीजिए ताकि प्रॉपरली फेरोफ्लूइड बन जाए। तो यहां पर इसको मिक्स कर रहे हैं। यहां पर अब ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है और एक कोलाइडल सस्पेंशन प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसफर द प्रिपेयर्ड फ्लूइड इनटू ए ग्लास बॉटल। तो चलिए मैं इसको इस बीकर में इस तरीके से डाल देता हूं। यहां पर मैंने इस सस्पेंशन को इस बीकर में इस तरीके से डाल दिया है। When the bottle is shaken, the fluid behaves like a liquid। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से करता हूं तो आप देखिए कि ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूं, देखिए ये बिल्कुल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर ये एक लिक्विड की फॉर्म में है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉटल। यानी इसके करीब मैग्नेट लेकर आइए। तो यहां पर अभी इसमें ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है और इस स्ट्रक्चर को जरा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर अब आपको प्रॉपर इसमें स्पाइक्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो इसमें भी आपको ये स्पाइक्स प्रॉपरली नजर आ रहे हैं। जब हमने इस फेरोफ्लूइड को एक मैग्नेट पर प्लेस किया है
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपरली स्पाइक्स वाला पैटर्न बन रहा है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है, इसको अपने नोट्स में भी उठाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन की हेडिंग लगाकर क्या लिख दिया है, द फ्लूइड मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट बिकॉज इट हैज बिकम मैग्नेटाइज्ड। यानी जब हम मैग्नेट फ्लूइड के करीब लेकर आते हैं तो फ्लूइड मैग्नेट की तरफ मूव करता है, जैसे कि ये मैग्नेटाइज हो गया हो। और उसी केस में जब हमने बीकर के नीचे मैग्नेट रखा था तो उस केस में आपने देखा कि वहां पर प्रॉपर डिस्टिंक्ट स्पाइक्स फॉर्म हो रहे थे। व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द बॉटल, अब आपकी बुक में ऐसे लिखा गया है कि अगर ये एक बॉटल हो जिसको हमने ऊपर से ऐसे क्लोज करके रखा हुआ हो, तो यहां पर अगर आप मैग्नेट लेकर आएंगे इस तरीके से तो आपको कुछ इस तरीके से स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। यानी कि व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द बॉटल, यानी साइड ऑफ द बॉटल पे इसको रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, द फ्लूइड फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर विद डिस्टिंक्ट स्पाइक्स, यानी इस तरीके के आपको स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। तो अभी आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया है कि किस तरीके से फेरोफ्लूइड्स में मैग्नेटिक फील्ड के केस में स्पाइक्स बनते हैं। तो यहां तक ये था एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द स्पाइक फॉर्मेशन इन ए फेरोफ्लूइड। तो अब आपको समझ आ चुका है कि फेरोफ्लूइड्स में किस तरीके से स्पाइक्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ फेरोफ्लूइड्स। Ferrofluids have numerous applications in electronics, medicine, engineering and active research in physics and material science. फिजिक्स और मटेरियल साइंस का ये बेसिकली एक रिसर्च आर्टिकल है और करंटली इस पर रिसर्च की जा रही है। तो यहां पर हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है फेरोफ्लूइड्स की। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। देखो, ये जो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव्स होती हैं जिनको आप HDD कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, इनमें बेसिकली क्या होता है कि एक डिस्क होती है जो कि मूव कर रही होती है, और वहां पे जो शाफ्ट होती है जिसके ऊपर ये मूव कर रही होती है, बेसिकली वो शाफ्ट मैग्नेटिक पोल्स में प्रेजेंट होती है। मैग्नेटिक पोल्स और रोटेटिंग स्पिंडल शाफ्ट जो है उसके दरमियान इसको एज ए सील यूज किया जाता है, यानी कि वहां पर फेरोफ्लूइड्स को यूज किया जाता है। अब बाकी फ्लूइड्स भी तो यूज किए जा सकते हैं, लेकिन फेरोफ्लूइड्स को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट होता है। तो उस परमानेंट मैग्नेट की वजह से फेरोफ्लूइड्स प्रॉपर्ली अलाइन रहते हैं और वहां पर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एंटर नहीं होने देते, और इस तरीके से वो डिस्क हाई स्पीड से घूमती रहती है। इसके अलावा कुछ और भी रोटेटिंग शेफ्ट डिवाइसेस हैं जिनमें इनको यूज किया जाता है। यूज इन लाउड स्पीकर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में फेरोफ्लूइड्स का जो मेजर यूज होता है डेट इज इन लाउड स्पीकर्स। तो यहां पर यूज इन लाउड स्पीकर्स इसी की सब हेडिंग है, यानी कि ये मेन हेडिंग है एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और यूज इन लाउड स्पीकर्स इसकी सब हेडिंग है। इन लाउड स्पीकर्स फेरोफ्लूइड हेल्प कूल द वॉइस कॉइल which tends to heat during the operation। देखो, लाउड स्पीकर में बेसिकली एक मैग्नेट प्रेजेंट होता है और उसमें एक कॉइल मूव कर रही होती है। कॉइल की मूवमेंट की वजह से कुछ हीट भी जनरेट होती है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए वहां पर फेरोफ्लूइड्स को यूज किया जाता है। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फेरोफ्लूइड इजीली उसमें अलाइन हो सकते हैं, तो वहां पर फेरोफ्लूइड्स को यूज करके वॉइस कॉइल्स को कूल किया जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड कीप्स द फ्लूइड पोजीशन अराउंड द कॉइल। क्योंकि यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लूइड को प्रॉपर्ली पोजीशन रखती है, और इसकी वजह से वो इजीली हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और वहां से रिमूव कर देता है। फेरोफ्लूइड्स आल्सो रिड्यूस अनवांटेड वाइब्रेशंस इन स्पीकर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेरोफ्लूइड्स की बेसिकली कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। जब वो वॉइस कॉइल और मैग्नेट के दरमियान प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर अनवांटेड नॉइज को रिड्यूस किया जा सकता है ताकि अनवांटेड वाइब्रेशंस ना हो, क्योंकि कॉइल मैग्नेट में वाइब्रेट कर रही होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो, कॉइल वाइब्रेट करती है, उसके साथ साथ डायाफ्राम वाइब्रेट करता है और वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर कॉइल अनवांटेडली वाइब्रेट करेगी तो उस केस में अनवांटेड साउंड क्रिएट होगा, तो उस अनवांटेड साउंड को एलिमिनेट करने के लिए भी फेरोफ्लूइड्स को यूज किया जाता है। क्योंकि ये विस्कस होते हैं तो इसकी वजह से अनवांटेड वाइब्रेशंस को डैम्प किया जा सकता है और इस केस में साउंड क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। सेकेंड है मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिसिन में फेरोफ्लूइड का काफी ज्यादा यूज है। Ferrofluids can be guided to specific locations in the body using external magnetic fields। देखो, फेरोफ्लूइड्स को बॉडी में एंटर करके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके कंट्रोल किया जा सकता है और इसके जरिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की जा सकती है, यानी ड्रग को स्पेसिफिक ऑर्गन तक डिलीवर किया जा सकता है। तो यहां पर इसकी पहली सब हेडिंग हमने यही लगाई है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। द मैग्नेटिक पार्टिकल्स कैन ट्रांसपोर्ट ड्रग्स डायरेक्टली टू ट्यूमर्स, यानी ट्यूमर्स तक डायरेक्टली ये पहुंचा सकते हैं, एंड अदर स्पेसिफिक साइट्स, मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट्स एंड इंप्रूविंग ट्रीट इफेक्टिवनेस। और इसके जरिए साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं और इफेक्टिवली ट्रीटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है यूज इन MRI, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में ऑलरेडी मैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज हो रहा होता है।
तो फेरोफ्लूइड को इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो यहां पर फेरोफ्लूइड्स एज ए कंट्रास्ट एजेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट है अदर यूजेस। एडिशनल एप्लीकेशंस इंक्लूड कंट्रोलिंग और डंपिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड्स बाय एडजस्टिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, फेरोफ्लूइड्स को कहीं पर भी एंटर करके हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके फ्लो को डैम्प कर सकते हैं। तो यहां तक थी एप्लीकेशंस ऑफ फेरोफ्लूइड्स। फाइनली आज के लेक्चर में हमने फेरोफ्लूइड्स के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन देखी है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फेरोफ्लूइड्स को देखा है, और कंपोजिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज रोल ऑफ सरफेक्टेंट। तो इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि रोल ऑफ सरफेक्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने फेरोफ्लूइड्स की बिहेवियर को देखा है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने देखा है कि स्पाइक्स कैसे फॉर्म होती है फेरोफ्लूइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिससे हमें स्पाइक्स की फॉर्मेशन के बारे में मालूम हुआ था, और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर एप्लीकेशन लाउड स्पीकर्स में थी। इसके साथ हमने मेडिकल एप्लीकेशंस पढ़ी हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपरली एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपने इस पूरे आर्टिकल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।